सभी को नमस्कार। ओके, फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। PIH। ओके, इसको अपन एक दूसरे नाम से भी जोड़ते हैं अपन गर्भावस्था के दौरान महिला में उच्च रक्तचाप का हो जाना। ठीक है, उच्च रक्तचाप मतलब BP बढ़ जाना, उसी के रिगार्डिंग अपन पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्या कारण है, वो सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपरटेंशन बोलते किसको है। ठीक है, यदि मान लो हाई BP है मोर देन 140/90 इनटू द प्रेग्नेंट फीमेल में, उस कंडीशन को अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये रीडिंग यदि अपन ने कंटिन्यू 2 बार किया तो जब ड्यूरिंग प्रेग्नेंट महिला में अपन देखा कि BP 140/90 के मोर देन है, हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है, किस आधार पर इसको डिवाइड किया गया। यदि डिवीजन की बात करें तो हाइपरटेंशन को अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल वीक के आधार पर डिवाइड किया गया। ठीक है, गेस्टेशनल वीक के आधार पर, मतलब जो महिला है, महिला कंसीव करती है, कंसीव करने से डिलीवरी तक यदि हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिल रहा है तो उसी को क्या कारण होता है उसका, और कब कब ये कंडीशन देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल वीक 2 पैमाना माना गया है इसको। एक तो 20 वीक से पहले और एक 20 वीक के बाद, गेस्टेशनल वीक के आधार पर। तो गेस्टेशनल वीक मतलब जैसे प्रेगनेंसी 20 वीक हुआ तो एक तो 20 वीक से पहले और एक 20 वीक के बाद। ठीक है, यदि 20 वीक से पहले उस प्रेग्नेंट महिला में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो मेनली 3 कारण होंगे जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। सर कौन कौन से कारण होंगे? यदि बात करें लेस देन 20 वीक और एक है मोर देन 20 वीक। अभी अपन PIH में एंट्री करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हाइपरटेंशन का डिटेल जान लेते हैं। ओके, लेस देन 20 वीक यदि किसी महिला में BP बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो उसका कारण क्या होगा? उसका 3 कारण होता है सर। एक तो होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन, एक होता है हाइडेटिफोरम मोल और एक होता है पॉलीहाइड्रोअम्नियोज। यदि किसी महिला में 20 वीक से पहले ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उस महिला में हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिलेगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे किसी महिला है आपके पास 18 वीक पे वो ANC पे आई है चेकअप करवाने के लिए, तो उसका BP बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो क्या कारण हो सकते हैं? या तो क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा उसको, या हाइडेटिफोरम मोल कंडीशन होगी, या फिर उसका पॉलीहाइड्रोअम्नियोज की कंडीशन होगी। 3 रीजन। कब? बिफोर 20 वीक। ठीक है, यदि 20 वीक से पहले है तो ये तीनों कारण हैं, और एक होता है मोर देन 20 वीक। तो पहले अपन जानते हैं कि क्रोनिक हाइपरटेंशन। क्रोनिक हाइपरटेंशन क्या होता है? क्रोनिक का मतलब पुराना, लंबे समय से जो चलता आ रहा। अब जैसे कोई महिला है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि प्रेगनेंसी, वो ऑलरेडी उसको हाइपरटेंशन होगा तो वो कंसीव करेगी तो भी उसको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो वो तो चाहे आप 6 वीक हो, 8 वीक गेस्टेशनल वीक हो, तब भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, 20 वीक से पहले यदि एक होता है हाइडेटिफोरम और एक होता है पॉलीहाइड्रोअम्नियोज। दोनों कंडीशन को अपन देख लेते हैं ये क्या होती है, फिर डिटेल्स में पढ़ते हैं इनको। क्रोनिक, महिला के प्रेग्नेंट होने से पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन का होना, मतलब प्रेग्नेंट हुआ उससे पहले ऑलरेडी उसको हाइपरटेंशन है तो वो क्रोनिक हाइपरटेंशन। हाइडेटिफोरम मोल, हाइडेटिफोरम मोल क्या होता है? इसमें जो यूट्रस होता है उस यूट्रस में क्या होता है कि कुछ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या है, कोरियोनिक विलाई का सिस्टिक डिजेनरेशन होने के कारण
स्मॉल सिस्ट क्लस्टर बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो कोरियोनिक विलाई क्या होती है, कोरियोनिक विलाई होती है प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट। मतलब कोरियोनिक विलाई के थ्रू ही फिर पूरा प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर फिर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इंट्रा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोरियोनिक विलाई होता है। इस कोरियोनिक विलाई का सिस्टिक डिजनरेशन होता है। सिस्टिक जनरेशन मतलब उसका सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं होकर इरेगुलर डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा में कुछ स्मॉल सिस्ट क्लस्टर बन जाते हैं, छोटे छोटे। ये देखिए ऐसे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे सिस्ट। कैसे, इनका यदि अपन एग्जैक्ट शेप की बात करें तो ये होते हैं लाइक ग्रेप्स। ग्रेप जो अंगूर होते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान ये दिखाई देते हैं ये क्लस्टर। जब इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइडेटिफोरम मोल। ये हाइडेटिफोरम मोल है, ठीक है। ये क्या नॉर्मल कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन, अब नॉर्मल कंडीशन में अब यहाँ पर तो क्या पूरा क्लस्टर हो गया। और मेनली ये मोलर प्रेगनेंसी में होता है। मोलर प्रेगनेंसी में वही होता है कि हाइडेटिफोरम मोल का बन जाना। जनरली होता क्या है कि यहाँ पर जैसे इम्प्लांटेशन हुआ 6 डे पे, इम्प्लांटेशन के बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डीजनरेशन की वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, प्लेसेंटा ऐसे क्लस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से उस महिला में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये तो यदि इसको क्या अपन कंटिन्यू रख सकते हैं, इस कंडीशन को, ये कहाँ से कंटिन्यू रखेंगे, ना तो फीटस डेवलप होगा ना कुछ और डेवलप होगा। फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में यूएसजी होगा तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो जाएगा। और धीरे धीरे इसमें होगा क्या, इसमें जैसे 4th वीक भाग में ऑलरेडी मदर का ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग विद क्लोट्स होगा, ये क्लोट के रूप में बाहर। तो वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी ही क्रैक हो चुका है, ठीक है। तो ये मोलर प्रेगनेंसी है, हाइडेटिफोरम मोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन की वजह से भी 20 वीक से पहले मदर में हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। एक कारण था अपना पॉलीहाइड्रोएमनियोज। पॉलीहाइड्रोएमनियोज का मतलब समझे थे ना, एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना। कितना बढ़ जाना, हाँ 200 से 2000 तो उसका नॉर्मल वैल्यू है, 2000 से अपर हो जाना। और यदि AFI की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, उसके रिगार्डिंग AFI मोर देन 25, कल बताया था ना कि 5 से 25 होता है सेंटीमीटर, 5 से 25 सेंटीमीटर। तो इससे इसका ज़्यादा हो जाना पॉलीहाइड्रोएमनियोज कंडीशन। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन की वजह से भी क्या होता है, उस महिला में क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो तीनों कारण पता लग गया, क्रोनिक हाइपरटेंशन, हाइडेटिफोरम और पॉलीहाइड्रोएमनियोज। 20 वीक से पहले यदि महिला में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो कारण हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं मोर देन 20 वीक। कोई महिला आती है 20 वीक में, 20 वीक छोड़िए, 22, 23, 25 आपके पास, वो हाइपरटेंशन की कंप्लेन करती है, ठीक है। तो यदि किसी महिला में 20 वीक के बाद, 20 वीक से पहले कुछ नहीं है, 20 वीक के बाद वो कंप्लेन आती है, साइन सिम्टम दिखाती है कि उसको हाइपरटेंशन का कंडीशन है। यदि किसी महिला में 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिल रहा है तो उसको अपन बोला जाता है PIH। PIH बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कहानी को समझिएगा पहले। कोई महिला है, कंसीव की है, 20 वीक से पहले अलग कंडीशन है, 20 वीक के बाद अलग कंडीशन। तो PIH का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुआ,
यदि किसी महिला में 20 वीक के बाद में हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिलता है तो उसको अपन PIH की कंडीशन बोलते हैं। समझ में आया? वीक ध्यान में रहेगा ना। चलिए 20 वीक के बाद उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, चलिए अब यहाँ पर यदि अपन PIH की बात करें तो PIH को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। सर कौन कौन से में? एक होता है प्री एक्लेम्सिया, दूसरा होता है एक्लेम्सिया और थर्ड होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। PIH का कितना टाइप हुआ? एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ओके सर, प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? यदि प्री एक्लेम्सिया की बात करें तो प्री एक्लेम्सिया में 3 मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सर कौन कौन से? एक तो देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन, एक देखने को मिलेगा उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया और फिर देखने को साथ मिलेगा ईडिमा। 3 साइन है सर, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और ईडिमा। किस कंडीशन में? प्री एक्लेम्सिया में। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और ईडिमा, ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यदि इन तीनों सिम्टम्स के साथ उस फीमेल में कन्वल्जन आना स्टार्ट हो गए, दौरे फिट्स आना स्टार्ट हो गए, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्लेम्सिया। ठीक है, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, ईडिमा विद इंक्लूड क्या हुआ? कन्वल्जन, तो उस कंडीशन को अपन ने क्या बोला? ओके, यदि प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन बोले तो कैरेक्टराइज बाय 2 the 3 मेजर सिम्टम्स इज, फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, सेकेंड इज प्रोटीन यूरिया एंड थर्ड इज ईडिमा। और यदि एक्लेम्सिया की बात करें, कैरेक्टराइज बाय मेजर 4 सिम्टम्स, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, ईडिमा विद कन्वल्जन। ओके, यहाँ पर ये हो गया एक्लेम्सिया। अब जो तीसरा टाइप है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ओनली हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीन यूरिया, ईडिमा और कन्वल्जन। यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस महिला में केवल हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा, ओनली, प्रोटीन यूरिया भी नहीं है, ईडिमा भी नहीं है, कन्वल्जन भी नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस महिला का जब भी वो जांच कराएगी क्या देखने को मिलेगा? केवल हाइपरटेंशन। जब डायग्नोस करवाएगी प्रोटीन यूरिया भी नहीं देखने को मिलेगा और एडिमा भी देखने को नहीं मिलेगा और देखने को मिलेगा कन्वल्जन भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है PIH की। यदि 25 वीक में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? PIH। पहली बात तो PIH। यदि उस महिला में आपके पास आती है 26 वीक में, ठीक है, आपके सेंटर पे आती है, हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, उसमें जब जांच किया तो हाइपरटेंशन भी, जब टेस्ट किया तो प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा है। प्रोटीन यूरिया का मीनिंग समझ में आया? यूरिन के साथ प्रोटीन देखने को मिल रहा है और वो कंप्लेन करती है कि मेरे हाथ पैरों में सूजन भी है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? प्री एक्लेम्सिया। यदि मान लो मदर 30 वीक में आती है, ठीक है, और उस दौरान वो जब आप चेक किए तो हाइपरटेंशन भी देखने को मिला, प्रोटीन यूरिया भी था और साथ ही साथ पैरों पे स्वेलिंग थी। स्वेलिंग के साथ साथ ही वो बोलती है कि घरवाले की कभी कभी इसको फिट्स भी आना स्टार्ट हो गए, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? एक्लेम्सिया। और वो महिला आती है आपके सेंटर पे और बोलते हैं, जब आप जांच करते हैं कंटिन्यू, तो केवल आपको पहला, सेकंड, थर्ड ANC में केवल उसकी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और कुछ नहीं है, तो उस कंडीशन कौन सी होगी? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें।
तीनों का क्लियर समझ में आया है ना। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि आखिर बॉडी में ऐसा होता क्या, बॉडी में आखिर ऐसा महिला क्या उस दौरान होता क्या है कि उसको हाइपरटेंशन भी हो जाता है, प्रोटीन यूरिया भी, आखिर बॉडी में ऐसी फिजियोलॉजी होती क्या है। फिजियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो अपन प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया को नहीं भूल पाएंगे कि आखिर बॉडी में रीजन क्या हो रहा है, क्यों हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, क्यों उस महिला में पैरों में एंकल स्वेलिंग देखने को मिलती है ना। देखिए यदि बात करें एक्लेम्सिया की कंडीशन, एक्लेम्सिया की कंडीशन मदर के लिए और उसके बच्चे के लिए बहुत ही डेंजर होती है। क्यों होती है एक बार बता देते हैं। जैसे अरे यार, यहाँ पर फीटस रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड रहता है, ओके। मान लो कि कन्वर्जन आ रहा है तो दौरा कहाँ, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम में नर्व सप्लाई रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन प्लेसेंटा पे भी होगा, तो प्लेसेंटा का क्या होगा, प्री सेपरेशन हो जाएगा, मतलब वो समय से पहले एग्जिट हो जाएगी। अब जब वो एग्जिट हो जाएगी तो बच्चे के पास भी नहीं पहुंचेगा, सारा खाना पूर्ति तो इसी से मिलती है ना, तो वो नहीं होगा तो बच्चा भी डेड हो सकता है। साथ ही साथ यदि कॉन्ट्रैक्शन हैवी है तो उस दौरान हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, और यदि ब्लीडिंग हुआ तो मदर हाइपोवोलेमिक में जा सकती है, हाइपोवोलेमिक में गई तो शोक में जा सकती है और शोक के साथ साथ डेथ हो सकती है, ठीक है, ओके। ये कंडीशन होती है। अब ये होती कैसे है, देखिए पीआईएच में मेनली कौन कौन से सिम्टम्स थे, एक मिनट, पहला फर्स्ट, सेकंड प्रोटीन यूरिया, थर्ड एडिमा, और फोर्थ मतलब पीआईएच ही बोलेंगे उसको, कन्वर्जन। ये मेजरली 4 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, प्रोटीन हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एडिमा और कन्वर्जन, चारों सिम्टम्स होते हैं। ये 1 बाय 1 सिम्टम्स अपीयर होते हैं बॉडी में। पहले हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन की वजह से प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया की वजह से एडिमा होगा, और एडिमा की वजह से कन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये जनरल सीक्वेंस होता है मदर में। कभी भी मदर में डायरेक्ट कन्वर्जन कभी भी नहीं आता। ऐसा नहीं कि कोई मदर है और डायरेक्ट उसको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, कभी नहीं होगा। या तो हाइपरटेंशन भी होगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा, और बॉडी में स्वेलिंग भी होगी। ओके सर, कैसे होता है ये 1 बाय 1? सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारा लेवल्स ऊपर नीचे चलता रहता है। उसी हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, ब्लड रहता है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, उस महिला की जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है, वो रप्चर हो जाती है, मतलब कई प्रकार के हार्मोनल चेंजेस की वजह। जनरली हर महिला में नहीं देखने को मिलता, ही कम महिला में देखने को मिलता है, लेकिन होता है क्या, ये जो एंडोथीलियल लेयर है, ये लेयर क्या हुआ,
रप्चर हुई, ठीक है। रप्चर होने की वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाता है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लॉकेज आ गया धीरे धीरे। अब ये ब्लॉकेज हुआ तो ये जो रास्ता था ये छोटा हुआ बड़ा हुआ, नैरोविंग हो गया, है ना। ये नैरोविंग हुआ तो यहाँ पर क्या था, मान लो ये इस और पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ये ब्लड वेसल्स, ओके। तो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, नैरोविंग हो गया। अब इसको मान लो कि 100 ml ब्लड चाहिए, 100 ml, ठीक है। अब ये 100 ml यहाँ पर क्या हो गया, जो इसको ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही थी वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्रॉपर ब्लड नहीं मिला। इसने मैसेज दिया किसको, हार्ट के पास। भाई ऑर्गन तो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को थोड़ी ना बोलेगा, वो कहाँ मैसेज करता है, सेंसरी नर्व के थ्रू ब्रेन, पहले तो ब्रेन के पास, सॉरी ब्रेन के पास, ठीक है, ब्रेन के पास जाएगा, ओके। अब ब्रेन क्या करेगा, मोटर नर्व के थ्रू, सेंसरी तो लेके गई मैसेज को, क्या लेके गई, हाँ जी, लीवर के पास या नेफ्रॉन किडनी के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा, कहाँ रुक रहा है, तो ये मैसेज गया ब्रेन के पास। ब्रेन ने क्या किया, मोटर एक्टिविटी के थ्रू किसको बोला, हार्ट को। भाई कारण क्या है, कहाँ ब्लड रुक रहा है ना। तो हार्ट सोचता है यार पता नहीं कहाँ रुक रहा है, अब मतलब कहीं ना कहीं तो लीकेज हो रहा है ब्लड, तो इस ऑर्गन के पास नहीं पहुंच रहा। तो हार्ट क्या करेगा, अरे यार क्यों ना मैं डबल काम करूं, तो मैं ज़्यादा पंपिंग करता हूं तो और ब्लड सप्लाई होगा। तो उस दौरान क्या होता है, हार्ट मेटाबॉलिक नीड को उस ऑर्गन की बॉडी की मेटाबॉलिक नीड की पूर्ति करने के लिए हैवी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हैवी स्टार्ट हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हैवी होगा तो ये ऑटोमेटिक इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसकी हार्ट रेट वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उसको बोल देंगे। और जब हार्ट रेट बढ़ गया, नॉर्मल कितना, मोर देन 140/90 ये हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी बढ़ गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गई हाइपरटेंशन, ठीक है। सबसे पहले ये कंडीशन हुआ उस महिला में कि जो ब्लड वेसल्स थी उनमें नैरोविंग हुआ, प्रॉपर मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं हुई, मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने हार्ट को मैसेज किया, तो हार्ट क्या काम करता है, ज़्यादा पंपिंग करता है, ब्लड को इजैकुलेट करता है, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ जाना उसी को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। कितना, मोर देन 140/90 यदि ये देखने को मिलता है तो हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं। अब हुआ क्या, हाइपरटेंशन की कंडीशन जनरेट हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उस महिला में, ओके। अब क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, अब इस हाइपरटेंशन का इफेक्ट हर ऑर्गन के ऊपर पड़ता है। भाई जैसे यदि हाइपरटेंशन है तो ऑलरेडी ब्लड जैसे उसका इफेक्ट हर ऑर्गन के ऊपर पड़ेगा। तो इसी से एक ऑर्गन और इफेक्ट होता है, कौन सा, किडनी। किडनी इफेक्ट होती है। अपन को पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। अब हुआ क्या कि जैसे ही हाइपरटेंशन बॉडी में डेवलप हो स्टार्ट हो गया, हो रहा क्या है कि किसी ना किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ रहा है और वो हाइपरटेंशन क्रिएट कर रहा है, मतलब ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा बॉडी में, ओके। अब यहाँ क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको पता है, नेफ्रॉन की जनरल स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे,
ओके, यहाँ से क्या होता है, इधर से आती है अफरेंट आर्टरीज और इधर से ये इफरेंट आर्टरी ब्लड लेके चली जाती है। नॉर्मल मैकेनिज्म होती है ये, अफरेंट लेके आती है और इफरेंट लेके जाती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जनरल मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर ही इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इस पूरे को स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन संपुट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर एक तरह से जैसे अपन चलनी में छानते नहीं है चीज़ों को, फिल्टर करते हैं, तो ये ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, यहाँ फिल्टर का काम करता है। ये यहाँ से इसको फिल्टर करेगा। सर किस किस को नहीं करता है, ये फिल्टर नहीं करता है दो चीज़ों को। सर किसको, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, दोनों को छोड़ता है, बाकी सबको फिल्टर कर देता है। इन दोनों को तो वापस भेज देता है इफरेंट आर्टरी में और ये फिर पूरी बॉडी में चली जाती है। मतलब यहाँ से ब्लड आया, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट था सबको ये फिल्टर कर देता है ग्लोमेरुलस। यहाँ ये सेल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये सेल्स जनरल काम क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को छोड़कर सबको फिल्टर कर देती है। अब हुआ क्या कि इधर से जो अफरेंट आर्टरी थी, ठीक है, वो ऑलरेडी अब हर सेल को काम करने के लिए ब्लड चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी सेल्स है, सेल को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ओके, अब ब्लड चाहिए तो जनरली बॉडी में क्या हुआ था, हाइपरटेंशन। अच्छे से समझिएगा, हाइपरटेंशन क्यों हुआ था, कोई आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ था, ब्लड सप्लाई नहीं हुई थी। तो उस दौरान क्या हुआ, जो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती थी आर्टरी, भाई नेफ्रॉन हर ऑर्गन को आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, फिर उस ऑर्गन की सारी सेल्स काम करती है ब्लड मिलने के बाद। भाई मेरे को एनर्जी मिला, मैंने काम किया। हुआ क्या कि यहाँ पर जो सेल्स थी, ये इस ग्लोमेरुलस की सेल्स को, इन सेल्स को क्या हुआ, ब्लड की पूर्ति डिक्रीज हो गई, प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, कारण क्या था कि यहाँ पर आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया। एक तो हाइपरटेंशन था, ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ साथ ही क्या हुआ कि यहाँ पर ये ब्लॉकेज हुआ, तो इस आर्टरी में मान उस दौरान इस आर्टरी में भी ब्लॉकेज हो जाता है। क्या नहीं, वो तो केवल अपना पंपिंग स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक नीड था वो पूरी नहीं हो रहा था। वो तो ब्लॉकेज ही है, फिर भी वो तो क्या करेगा, पंपिंग स्टार्ट करता रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उस कमी की वजह से ये जो सेल्स थी, इनके पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुँचा। ठीक है, ब्लड नहीं पहुँचा तो ये सेल्स का जो फंक्शनल एक्टिविटी थी वो डिफेक्ट हो गई। अब फंक्शनल एक्टिविटी क्या था इस सेल्स का, फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने का काम। अब मान लो इस सेल के पास एनर्जी मिलेगी नहीं तो वो प्रॉपर फिल्टर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करेगी, हर चीज़ को फिल्टर कर देगी। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करेगी, भाई इसके पास डल है, कोई न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, मतलब इसके पास एनर्जी है ही नहीं, ब्लड नहीं पहुंच रहा किसी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, नहीं पहुंच रहा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेल्स है ग्लोमेरुलस की सेल्स, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। प्रॉपर वर्क क्या नहीं करेगी, फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी। फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी। जब फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी तो यहाँ से इसके साथ क्या सिक्रेट हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। जबकि नॉर्मल क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन को ये फिल्टर नहीं करती,
मतलब प्लाज्मा प्रोटीन ऑलरेडी अफरेंट के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ग्लोमेरुलस की जो सेल्स थी उसकी फंक्शनल एक्टिविटी डिक्रीज हुई, उसकी वजह से जो ब्लड था उसमें से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स थे वो फिल्टर हो गई। ठीक है, वो फिल्टर होकर कहाँ, यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये प्रोक्सिमल ट्यूब है, ये हेनले लूप होता है, फिर डिस्टल होता है, कनेक्टिंग डक्ट होती है, फिर वो यूरिथ्रा होती है, यूरेटर होती है, ब्लेडर, ब्लेडर से यूरिथ्रा के यूरिन के थ्रू बाहर चली। अब यहाँ पर देखिए क्या सर, ये ग्लोमेरुलस है और इसको पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स संपुट। बोमेन संपुट, हाँ बोमेन संपुटी है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कभी आप देख जब अपन वो सिस्टम पढ़ेंगे यूरो सिस्टम, जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR बोलते हैं उसको, वो बढ़ जाती है किडनी के पेशेंट में। ठीक है, उसमें भी फिर ये प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन के साथ देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल प्लाज्मा प्रोटीन ही निकलता है, आप फिल्टर का काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनका जो डायमीटर होता है इनसे बड़ा होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन को ये फिल्टर कर देती है। ठीक है, प्लाज्मा कभी कभी आपने देखा होगा कि यूरिन विद ब्लड आता है, हीमेचूरिया जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो तो फिर अलग अलग कंडीशन की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर कर दिया। ओके, अब क्या चीज़, वो तो देखिए कई प्रकार के, यदि ट्रोमेटिक इंजरी हुआ, साथ ही साथ जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में आपने कैथेटर लगाया है तो कैथेटर की वजह से इंजर्ड हो गया, ब्लेडर इंजर्ड हो गया, ट्रोमेटिक इंजरी हुआ, यूरेटर आपका किडनी स्टोन हो गया, वो कई अलग अलग चीज़ें उसकी वजह से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या हुआ, ये प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या हुई, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट आके जाकर किडनी में, मतलब यूरेटर, यूरेटर से कहाँ, ब्लेडर, ब्लेडर से यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर ये प्लाज्मा यहाँ पर था, ये यूरिन भी बन गया, इस यूरिन के साथ ये प्लाज्मा भी हो गई। ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यूरिन विद प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अब जब यूरिन के साथ प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, प्रोटीन यूरिया। यही तो बोलते हैं ना, मतलब प्लाज्मा के साथ प्रोटीन निकल रही है तो प्रोटीन यूरिया। तो जब ANC होती है कभी भी, तो जब जांच करवाई जाती है तो हमेशा मदर को बोला जाता है कि पेशाब की जांच, यूरिन टेस्ट भी करवाया जाता है कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा तो नहीं है। ठीक है, तो दूसरा सिम्टम्स अपने पास यहाँ निकल के आता है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, पहले क्या हुआ, हाइपरटेंशन, दूसरा क्या हुआ, प्रोटीन यूरिया। मतलब प्रोटीन के यूरिन के साथ क्या निकल गई, प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन निकल गई। अब देखिए, अब देखते हैं कि मेनली प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है बॉडी में। प्लाज्मा प्रोटीन, दो टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो बॉडी में प्रेजेंट रहती है। एक तो रहती है एल्ब्यूमिन और एक होती है
ग्लोब्यूलिन, ठीक है। दो टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन रहती है, ये प्रेजेंट रहती है बॉडी में, ठीक है। अब सर ये बॉडी का यदि बात करें ना नॉर्मल, तो इनका जो रेशियो रहता है वो रहता है 1.7:1.7, ये इसका रेशियो रहता है नॉर्मल कंडीशन में, ओके, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, इनका लेवल कम हो जाता है। कारण क्या हुआ, कारण होता है ये आपका जो प्रोटीन था वो क्या हुआ, यूरिन के साथ बाहर निकल गया, क्या ये कंडीशन होगा तब, है ना, मतलब ये मेनली कंडीशन होता है तब, ठीक है। अब इस दौरान क्या हुआ, जो रेशियो हुआ वो ये रेशियो हो जाता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, ये मेनली ये डिक्रीज होके इस कंडीशन में ये वैल्यू आ जाती है, ओके। सर यदि एक बात करें अपन, जो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी का ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन बनाए रखते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर होता है अपने सेल से, ठीक है। एक तो सेल और सेल के बाहर क्या होती है, मसल्स, देखिए दो होती है, हाँ समझ में आ रहा कि डीप में नहीं जा रहे ना, हाँ नहीं, मैं प्रोसीजर समझाने का ये मतलब है कि आप चारों सिम्टम्स कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा सिम्टम्स याद करते हैं और वो हवा के झोंके में उड़ जाता है, ठीक है। चलिए, ये है सेल बॉडी में दिख रहा है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के बाहर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और सेल के अंदर का जो एरिया होता है उसको इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, ओके। अब इनमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेम ऐसे ही इसमें भी फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ये अंदर भरा रहता है। अब क्या होता है, अब इसमें मेनली अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं आता, ठीक है, मतलब वो मेंटेन बनाए रखता है, मतलब ये वाला फ्लूइड बाहर नहीं आता। अब इसको मेंटेन कौन बनाए रखता है, मतलब एक तरह से ये फिक्स रहता है कि तू मेरे घर के अंदर नहीं आएगा, मैं तेरे घर के नहीं अंदर, तो ये मैं यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। कौन सा, ऑन्कोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर एक जनरेट हुआ, ठीक है। देखिए हुआ क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा रहता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा रहता है स्पेस में। इन दोनों का फ्लूइड को मेंटेन बनाए रखता है कौन, ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर क्या काम करता है, इन दोनों को मिलने से रोक देता है कि नहीं तुम अलग अलग ही रहो, तुम्हारा फ्लूइड यहाँ रहेगा, तुम्हारा यहाँ रहेगा, ओके। ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, इस ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन बनाए रखता है प्लाज्मा प्रोटीन, बिल्कुल। और प्लाज्मा प्रोटीन में भी कौन सा, एल्ब्यूलिन एंड ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये दोनों मेंटेन बनाए रखते हैं, ओके। यहाँ पर मेंटेन कौन बनाए रखा है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, किसको, ऑन्कोटिक प्रेशर को। ऑन्कोटिक प्रेशर किसको मेंटेन बनाए रखा है, इन दोनों को। अब हुआ क्या कि मान लो प्लाज्मा प्रोटीन जो इसको ऑर्डर दे रहा था वो ही डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इसका लेवल कम हो गया, ओके। सर क्या देखा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड हो गया। जब ये डिक्रीज्ड हुआ तो इसकी वजह से ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर था वो भी डिक्रीज्ड हो गया, होगा ना भाई। जब ये डिक्रीज हो गया ऑन्कोटिक, ये मेंटेन बनाए रख रहा था इसको कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि ये ही डिस्टरबेंस हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हुआ क्या, इनको रोकने वाला कोई रहा ही नहीं। तो जो अंदर वाला फ्लूइड था वो क्या हुआ, बाहर आ गया ऐसे, ठीक है। तो जो सेल है मसल्स, ये मसल्स के जस्ट नीचे फ्लूइड आ गया और यहाँ पर ये फ्लूइड भर गया। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन पूरा फ्लूइड यहाँ पर आ गया है। अब ये आ गया सारा फ्लूइड बाहर, तो ये तो स्ट्रक्चर तो बढ़ेगा, है ना। तो ये ऐसे आउट ग्रोथ कर लेगा, ठीक है। अब जब ये बढ़ जाएगा तो बढ़ने के साथ साथ यहाँ क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था वो कहाँ आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो स्पेस था उसमें आ गया। अब उसमें आ गया तो स्पेस हो गया और वो क्या हुआ, स्वेलिंग देखने को। और जब ये स्वेलिंग हो जाती है, उसी स्वेलिंग को अपन क्या बोलते हैं, एडिमा, ठीक है। प्रोटीन यूरिया कम हुआ, प्रोटीन यूरिया की वजह से प्रोटीन का लेवल डाउन हुआ। कौन से का, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का। इनका लेवल कम हुआ तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ। बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड था वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया। जब वहाँ पर आ गया तो वो स्वेलिंग हो गई और बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिली। और उसी स्वेलिंग को अपन ने क्या बोला, अपन ये केवल एक कंडीशन देख रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ये कंडीशन और कहीं में भी देख, जैसे बिल्कुल हाँ, और क्या, ये कंडीशन केवल अपने जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन होती है। अब अपन जैसे लीवर के उसमें पढ़े, किडनी वाले केस में, तो किडनी वाले केस में भी क्या होता है, उसमें भी हाइपरटेंशन होता है और ये प्रोटीन यूरिया क्या होता है, यूरिन के साथ बाहर आता है प्रोटीन। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। कभी भी जब किडनी वाला पेशेंट होता है तो उसका यूरिया टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। यूरिन टेस्ट में चेक किया जाता है कि एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो कितना है, उनकी अमाउंट घटी है या नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो वो स्वेलिंग देखने को मिलती है ये, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यदि मान लो आपने इस दौरान ड्रग्स यूज किए, मतलब ड्रग्स क्या, मेडिसिन, प्रेस्क्राइब मेडिसिन किए, हाइपरटेंशन को मेंटेन बनाए रखा, प्रोटीन यूरिया को भी मेंटेन बनाए रखा, ठीक है। एडिमा भी है तो जनरल अपन ने ट्रीटमेंट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, गलती यहाँ पर फीमेल से ये होती है कि इन सभी चीज़ों को वो इग्नोर कर देती है। कई बार अपन देखते होंगे कि गांव में जब कोई मतलब सास हो, जो बहू होती है, प्रेग्नेंट होती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो कई बार वो बोलती है कि मेरे तो पूरे शरीर में स्वेलिंग आ गई, सूजन देखने को मिल रहा है, देखो जी मेरे तो पैरों में सूजन देखना। अब सास उसको क्या बोल देती है, इग्नोर कर, अरे तू बड़े बच्चों को जन्म दे रही है, हमने तो 5-5, 6 को दे दिया, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, तेरे इतने से में। वहाँ पर इग्नोरेंसी किया, है ना। अब वहाँ पर इग्नोरेंसी किया तो वो एडिमा बन रहा है, तो हो सकता है प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है उसको हाइपरटेंशन भी है ना। तो कंडीशन तो बढ़ रही है, तो वहाँ पर इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, यही फिर कन्वर्जन में कन्वर्ट होगा। कैसे, पहले तो ये माइनर एडिमा देखने को मिलता है और एडिमा शुरू होता है एंकल एडिमा से। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस कंडीशन को नॉर्मल, नहीं ये तो जनरली प्रेगनेंसी में होता है, टेंशन मत लो इसका, महिला को ये बोल के इग्नोर कर दिया जाए कि नहीं ये तो प्रेगनेंसी में हाथ पैरों में सूजन देखने को मिलती। वो गलती ही इंडिकेट या प्रमोट करती है कन्वर्जन की कंडीशन को। कैसे,
अब वो देखते हैं अपन। थर्ड सिम्टम्स आ गए अपने पास। चौथा सिम्टम्स कन्वर्जन कैसे अपीयर होता। हुआ क्या कि एडिमा हुआ, एडिमा की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ये जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिला बॉडी में। इसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में एडिमा बढ़ा, स्वेलिंग देखने को मिली, है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपने इसका ट्रीटमेंट किया नहीं, प्रोटीन यूरिया गिरता गया, ऑन्कोटिक प्रेशर गिरा, धीरे धीरे एक ऑर्गन में था, धीरे धीरे और सेल्स का भी बाहर निकलने, जनरलाइज्ड एडिमा हुआ। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, जब बॉडी में मान लो कि ये जैसे ये कोई बॉडी का पार्ट है, इसके जस्ट पैरेलल में होती है नर्व सप्लाई, है ना। ऑर्गन के अपन देखते हैं किसी भी ऑर्गन के बगल में साइड में पैरेलल में क्या चलती है, आर्टरी चलती है, वेन चलती है और साथ साथ में नर्व सप्लाई चलती है ना भाई। वो स्टिमुलेशन कहाँ से होता है, नर्व सिस्टम से। वही भाई, ठीक है, इसके पास ये ऑर्गन ये कमी दिखा रहा है, वो नर्व सप्लाई काम करेगा, नर्व वाला काम मैसेज करेगा, नहीं यार इसको तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे ये ऑर्गन था, ओके, ये सेल्स थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे स्वेलिंग हुआ और बॉडी में आपने कंट्रोल नहीं किया, ये जनरलाइज्ड एडिमा हो गया। हुआ क्या कि इसकी वजह से क्या हुआ, जो बाहर की तरफ नर्व थी, नर्व वो क्या हुई, कंप्रेस हुई। अरे यार जैसे स्वेलिंग है, ये नॉर्मल है, ये पीछे की तरफ नर्व है, अब मान लो ये ऐसे बढ़ गया ये, तो ये नर्व तो दबेगी ना, कंप्रेस होगी। अब कंप्रेस होगी तो क्या मैसेज जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, क्योंकि अपन जनरली देखते हैं कि जैसे नर्व होती है, नर्व ये मैसेज कहाँ लेके जाती है, ब्रेन के पास, ओके, सेरेब्रल पार्ट के पास ऐसे तो, ठीक है, किसके थ्रू, सेंसरी के थ्रू, सेंसरी नर्व, ओके। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये नर्व क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। क्या हुआ, कंप्रेस हुई, किसकी वजह से, ड्यू टू एडिमा, एडिमा की वजह से क्या हुई है, कंप्रेस हो गई। जनरली नर्व का काम क्या रहता है, मतलब मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाना, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, कंप्रेस हो गई, ये कंप्रेस हो गई तो ब्रेन के पास टोटल मैसेज नहीं गया। अब ब्रेन सोचा कि यार पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या नीचे क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैसेज आ ही नहीं रहा। तो सेम जैसे हार्ट ने क्या किया था कि यार पता नहीं कहाँ ब्लॉक हो गया, फटाफट काम स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ से ब्रेन क्या काम करता है, ये भी इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है ज़्यादा, है ना भाई, जनरली इम्पल्स जनरेट करेगा ये, तो इम्पल्स जनरेट इंक्रीज्ड हो जाता है। नॉर्मली मैसेज आएगा भाई, ठीक है, वो मैसेज करता रहेगा, लेकिन ब्रेन के पास मैसेज नहीं आ रहा, तो ब्रेन सोचेगा यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और ज़्यादा इम्पल्सेस जनरेट होंगे। तो जब ज़्यादा जनरेट होंगे, उसी की वजह से क्या होगा, जब इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होगा बॉडी में, जब ज़्यादा हैवीली इम्पल्सेस जनरेट होता है, तो वो ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फिट्स में, फिट्स या कन्वल्जन। फिट्स कन्वल्जन में होता है क्या, रैपिड इम्पल्सेस जनरेट होता है बॉडी में, तभी तो कंपन शुरू हो जाता है बॉडी में। भाई फिट्स में होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, कंपल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, एकदम थर्राता नहीं होता है, ऐसे तो होता है ना फिट्स में, एकदम ये हो के खत्म, फिर नॉर्मल आएगा वो, हाँ, फिर वो जूता करो और वो करो और ये करो और फलाना डी कर, फिर है ना। अब यहाँ क्या हुआ, ब्रेन के पास कुछ पहुँचा नहीं, इसने ज़्यादा इम्पल्स जनरेट किया। अब जब फटाफट इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो ही जब इम्पल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो ही कन्वर्जन का कंडीशन हो जाता है। ये प्रेगनेंसी की बात करें, नॉर्मल तो वहाँ क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर, जब वो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब लेबर होता है स्टार्ट, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तब। अब ये कंडीशन तो कब हो गई, शुरुआत में ही, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिट्स कन्वर्जन स्टार्ट हुआ।
सबसे पहले क्या हुआ, आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ, मेटाबॉलिक नीड नहीं पहुंची तो ब्लड ने, हार्ट ने क्या काम किया, ज़्यादा पंप किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट रेट बढ़ गया। जब हार्ट रेट बढ़ गया तो उसी को अपन ने हाइपरटेंशन बोल दी। ठीक है, हाइपरटेंशन जनरेट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी का एक सिस्टम इफेक्ट हुआ, कौन सा, किडनी सिस्टम, यूरो सिस्टम, जिसमें मेनली नेफ्रॉन्स की फंक्शनल एक्टिविटी डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन था वो प्लाज्मा का भी साथ में होने लग गया, और यूरिन के साथ क्या आउट हो गया, प्रोटीन। उसी कंडीशन को बोला प्रोटीन यूरिया। जब बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो गया, क्योंकि आउट हो गई, जब बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो गया, उसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर डाउन हो गया। ऑन्कोटिक डाउन हुआ तो उसकी वजह से जो सेल के अंदर जो फ्लूइड था वो सेल के बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो उस पार्ट में क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। जब स्वेलिंग हो गई तो उसी को क्या बोला, एडिमा। जब एडिमा हुआ, वही एडिमा धीरे धीरे बॉडी में जनरलाइज्ड एडिमा में कन्वर्ट हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नर्व कंप्रेस हुआ। नर्व कंप्रेस की वजह से जो ब्रेन था, ब्रेन के द्वारा हैवी मात्रा में इम्पल्सेस जनरेट किए गए। जब हैवी मात्रा में इम्पल्सेस जनरेट हुआ तो उसी कंडीशन की वजह से बॉडी में फिट्स और कन्वल्जन आना स्टार्ट हो गए। हाँ, वो फिर जैसे पैरों में है, उसके बाद हाथ पैरों में भी स्वेलिंग देखने को मिलती, जनरलाइज्ड एडिमा। ठीक है, तो ये कंडीशन हुआ जिसकी वजह से मेनली जो PIH था, PIH, जिसमें मेनली चारों सिम्टम्स, सर कौन कौन से, पहला कौन सा था, हाइपरटेंशन, दूसरा प्रोटीन यूरिया, और तीसरा कौन सा था, एडिमा, और चौथा कन्वल्जन। ये चारों सिम्टम्स देखने को मिले। जब भी मैंने जब शुरुआत की थी तब बोला था कि ये 1 बाय 1 देखने को मिलता है बॉडी में। हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा, और फिर कन्वल्जन होगा। ठीक है, ये चारों सिम्टम्स आप याद रखो। यदि ये ऐड हो, ये तीनों रहते हैं तो इस कंडीशन को तो बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया, और जब ये ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। ठीक है, ये तीनों रहे देखने को मिले तो प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे। जब इन तीनों में कन्वल्जन ऐड हो गया तो उसको एक्लेम्सिया बोल दिया। हाँ, यदि ये तीनों नहीं रहे, ये नीचे के तीनों नहीं रहे, एब्सेंट रहे, केवल ये ही प्रेजेंट रहे, तो उसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, ये था पैथोफिजियोलॉजी किसका, PIH का, क्यों कंडीशन क्रिएट हुआ। अब अपन थ्योरी पढ़ेंगे एकदम फास्टली, फटाफट हो जाएगा। ठीक है।